हेलो बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेप्स ऑफ डाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंजेशन क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेशन क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो इंजेशन क्या होता है? इंजेशन का मतलब होता है कि जो फूड पार्टिकल्स हम खाते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, बॉडी के अंदर किसी भी चीज का इनटेक करते हैं तो उसे कहते हैं इंजेशन। उसके बाद होता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कि जब किसी लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसे उस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन में मैकेनिकल प्रोसेस भी आती है, केमिकल प्रोसेस भी आती है। मैकेनिकल प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और केमिकल प्रोसेस हम उसके बाद आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स कहाँ पे यूज होते हैं, कहाँ से सिक्रीट होते हैं और किस तरीके से वो वर्क करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो डाइजेशन के बाद जो खाना सिंपल मतलब एमिनो एसिड, मोनोसैकेराइड्स, नाइट्रोजनस बेसेस, फैट का मोनोमर फॉर्म, इन सब में कन्वर्ट हो गए हैं, उसको ब्लड कैपिलरी के थ्रू एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है। ब्लड कैपिलरी या फिर लिम्फेटिक कैपिलरी, मतलब जो मोनोसैकेराइड्स होंगे, जो अमीनो एसिड्स होंगे, जो नाइट्रोजनस बेस होंगे, वो सब ब्लड कैपिलरी के थ्रू एब्जॉर्ब होंगे और जो लिपिड पोर्शन होगा वो लिम्फेटिक कैपिलरी के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि वो ब्लड कैपिलरी के थ्रू डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है, क्योंकि लिपिड का जो साइज होता है वो लार्ज होता है रेदर देन अदर मॉलिक्यूल्स, इसलिए उसे लिम्फेटिक कैपिलरी के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद हम एसिमिलेशन पढ़ेंगे कि जो न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स हम सेल में जो एब्जॉर्ब हुए हैं उनका ग्रोथ में और डेवलपमेंट में किस तरीके से यूज होता है, इसे एसिमिलेशन कहते हैं। और इजेशन का मतलब होता है कि ऐसे फूड पार्टिकल्स जो अनडाइजेस्टेड रह गए हैं, जैसे हम प्लांट बॉडी ही खाते हैं, हमको पता है कि हम जो चीजें खाते हैं उसमें से अगर हर्बीवोर्स हैं, अगर कार्निवोरस नहीं है, तो वो सारी चीजें प्लांट से ही आती हैं। तो प्लांट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो हम अपने बॉडी में डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जैसे प्लांट की सेल वॉल्स होती है, सेल्यूलोज वगैरह होता है, वो हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, उसका डाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं होता है, तो उन सारी चीजों को हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि डाइजेशन में एक्चुअल में होता क्या है। ओके, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर विजुअल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फूड का इंटेक करते हैं, मतलब सबसे पहले हम खाना खाते हैं। उसके बाद ये हम सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस की बात करेंगे, कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं उनके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। हम अलग से एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें सारे एंजाइम्स के बारे में ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फूड को इंटेक करते हैं, मतलब खाना खाते हैं। उसके बाद खाने को अच्छी तरह से चबाते हैं। ओके, मैस्टिकेशन की प्रोसेस होती है। मैस्टिकेशन का मतलब होता है खाने को चबाना, हम किस तरीके से अपने खाने को चबाते हैं। तो जब हम चबाते हैं तो उसमें वहां पे ही 30% ऑफ स्टार्च का डाइजेशन होता है। हम सब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, और वहां का वो कब होगा, जब हमारे माउथ का पीएच 6.8 होगा। अगर हमारे माउथ का पीएच ज्यादा हो जाता है, अगर सपोज दैट कि हम खाने के साथ खट्टी चीजें खाते हैं, जैसे नींबू खाते हैं, तो हमारा पीएच इम्बैलेंस हो जाएगा और उसके बाद माउथ में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होगा। अदरवाइज अगर हम ऐसा कुछ नहीं खाते हैं, हमारे माउथ का पीएच मेंटेन रहता है, तो स्टार्च का 30% डाइजेशन, मतलब पॉलीसैकेराइड का डाइसैकेराइड में कन्वर्जन माउथ में ही हो जाता है। एक टाइलिन नाम का एंजाइम जो सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज होता है वो भी यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद फूड हो गया, फूड के साथ सलाइवा मिल गया। सलाइवा मिलने के बाद इस फूड को हम बोलस कहते हैं। फिर बोलस क्या होगा, बोलस में अगर स्वेलिंग हो जाती है, मतलब वो फेरिंक्स के थ्रू एसोफेगस में जाएगा, तो अगर स्वेलिंग हो जाती है तो डीग्लोटिंग हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है
तो वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू इसोफेगस से होते हुए स्टमक में चला जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था पेरिस्टालसिस क्या होती है। पेरिस्टालसिस का मतलब होता है क्रमाकुंचन विधि के द्वारा एक साइड से दबा दबा करके किसी भी चीज को दूसरे साइड पहुंचा देना, उसे कहते हैं पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस प्रोसेस के थ्रू इसोफेगस से खाना स्टमक में आ जाएगा। इसके बाद स्टमक में जो खाना आया था उसे हम बोलस बोल रहे थे इसोफेगस के थ्रू। तो बोलस में स्टमक से रिलीज होने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि उनको हम डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं, उसे मिला दिया जाता है और वहां पे कर्निंग प्रोसेस होती है। कर्निंग का मतलब वहां पे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मिलाया जाएगा और वहां का पीएच, चूंकि एसिड HCl भी रिलीज होता है, HCl के कारण 1.5 to 1.8 हो जाता है। बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक प्रोसेस होती है वहाँ पे, बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट होता है और वहाँ पे खाना मतलब बोलस के साथ बोलस के साथ मतलब जो स्टमक के एंजाइम्स है वो मिल जाते हैं और उसको फिर हम कहते हैं काइम। और इसके बाद काइम जो है ड्यूओडेनम में आ जाता है या इंटेस्टाइन में आ जाता है। इंटेस्टाइन के पार्ट है ड्यूओडेनम, जिजोनम और इलियम। तो ड्यूओडेनम में आ जाता है। तो काइम के साथ फिर सारे एंजाइम्स, इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स होंगे वो मिलाओ, बाइल जूस जो लिवर से आते हैं उसको मिलाओ, पैंक्रियाज जो देता है उसको पैंक्रियाटिक जूस, और इन सब को मिला करके जब काइम के साथ ये सब मिलते हैं तो बन जाता है काइल। ओके, जहां यहाँ पे इंटेस्टाइन में आके फिर से ये इसका इन्वायरमेंट एसिडिक बेसिक हो जाता है एसिडिक से, और यहाँ का पीएच लगभग 7.8 के करीब हो जाता है। इसके बाद इस काइम से चीजों को एब्जॉर्ब करेंगे, जैसे कि पहले तो इसको हम अच्छे से डाइजेस्ट करेंगे तो ये सारे यहाँ पे सारे एंजाइम्स होंगे, वो एंजाइम्स यूज होंगे, और जैसे पॉलीसैकेराइड है तो उसको हम मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करेंगे, एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे, न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे और फैट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, इसके बाद इनका एब्जॉर्प्शन होगा। तो जो मोनोसैकेराइड्स है, जो न्यूक्लिक अमीनो एसिड्स हैं और जो मतलब नाइट्रोजनस बेस है, इन सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन ब्लड कैपिलरी के थ्रू हो जाएगा, ब्लड कैपिलरी के थ्रू। लेकिन जो फैट है उसका एब्जॉर्प्शन विलाई के थ्रू होगा, या फिर हम उसको बोल सकते हैं लिम्फेटिक वेन के थ्रू फैट का एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक वेन का फॉर्मेशन होगा और उस वेन के थ्रू इंफीरियर वेना कावा आपके पास जाएगा और उसके बाद हार्ट को दे दिया जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है। और जो ब्लड कैपिलरी के थ्रू बाकी चीजें एब्जॉर्ब होती हैं वो लीवर के पास भेजी जाएंगी हेपेटिक वेन्स के थ्रू, और लीवर के बाद जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी उतनी हार्ट को भेजी जाएंगी। लेकिन जो इसीलिए कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सेस अमाउंट में फैट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फैट का जितना ही यूज हो उतना ही हमें खाना चाहिए, क्योंकि फैट कभी भी लीवर से होकर के नहीं जाता है। फैट डायरेक्ट लिम्फेटिक वेन्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक वेन के थ्रू इंफीरियर वेना कावा से डायरेक्ट हार्ट को चला जाता है और वहां से सेल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। उसमें कोई भी रेगुलेटर नहीं लगा हुआ होता है। इसीलिए कहते भी हैं कि हमें बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में फैट का इंटेक नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच।